everyone, how are you all doing? I hope you all are all right, and today we are going to start off with the most important thing. आज हम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे. इनफैक्ट हम क्वेश्चन पेपर को देखेंगे जो हमारे प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं. ठीक है. सो एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि हम बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की सैम्पल पेपर्स की प्रैक्टिस करने वाले हैं, क्योंकि अब हमारा मेन इम्पॉर्टेंट जो रहना चाहिए, ऑब्जेक्टिव रहना चाहिए जो, वो यही है कि हमें जो है बहुत ही अच्छे स्कोर अपने लाने हैं, है ना. सो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि किस टाइप का डिफ़िकल्टी लेवल रहेगा, और आपको पता होना चाहिए कि किस टाइप के क्वेश्चंस रिपीटेड क्वेश्चंस की कैटेगरी में आते हैं. कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे होते हैं जिनको कुछ भी, कोई वैल्यू कुछ भी चेंज नहीं करा जाता, एज इट इज़ रिपीट हो जाते हैं. ऑलराइट. तो आप बस इतना ध्यान रखना, जितने भी हम सेट्स वगैरह सॉल्व करने वाले हैं, जो भी पेपर वगैरह करेंगे, उन सभी को अटेम्प्ट करना. मेरे आंसर बताने से पहले आप सभी आंसर बता देना. ऑलराइट. अपना सॉल्व करते रहना, साथ साथ देख लेना. ठीक है. सो ये क्वेश्चन पेपर क्या है, हिंदी में और इंग्लिश दोनों मीडियम्स में है, लेकिन हम जो है इंग्लिश में करेंगे. एंड एज यू ऑल नो द जनरल इंस्ट्रक्शंस क्या है यहाँ पर, ये देख लो. 15 क्वेश्चंस हैं. ठीक है. यहाँ क्या है, 15 क्वेश्चंस है, और सभी क्वेश्चंस तो कंपलसरी होते ही हैं. और आपको पता है एग्ज़ाम के लिए भी अगर मैं आपको बताऊँ तो सभी ही क्वेश्चंस करके आया करो, कोई भी छोड़ा मत करो, क्योंकि कुछ भी अगर आपको आता होगा, कुछ भी आप लिखोगे ना, तो अगर वो ठीक होगा तो हाफ 1 मार्क मिल ही जाएगा आपको, डिपेंडिंग ऑन कि कितने मार्क का क्वेश्चन है. ठीक है. सो ये आपके 3 सेक्शन हैं और इतने इतने क्वेश्चंस हैं और इतने मार्क के हैं ये क्वेश्चन. ठीक है. सो हम डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं. सेक्शन ए. अब ये मैं आपको बता देती हूँ, जो अभी इस साल का जो सैम्पल पेपर आया है वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया. सैम्पल पेपर नंबर 2 के नाम से आपको मिल जाएगा यूट्यूब चैनल पे. सबसे पहले हमने देखा था मिड टर्म सैम्पल पेपर, फिर हमने CBSE का जो ऑफिशियल सैम्पल पेपर है वो देख लिया, और अब हम देख रहे हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स. ऑलराइट. अब फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स. ठीक है. फर्स्ट क्या है आपका, मीथेन. ठीक है. मीथेन देन प्रोपेन. इन दो का आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताना है. एंड द सेकेंड क्वेश्चन इज कार्बन कंपाउंड्स का लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्यों होता है. सो जब हमने कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स वाले चैप्टर की क्लासेस ली थी, वहाँ पर भी एक क्वेश्चन था ना आपका, जब हमने DPP वगैरह प्रैक्टिस किए थे. तो आप देख सकते हो इसी टाइप के कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो रिपीट होते हैं. ओके. सो आंसर्स देख लेते हैं हम यहाँ पर, और साथ साथ आपको मार्किंग स्कीम भी दे रखी है, सो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आपके लिए. देखो, आपसे फर्स्ट ऑफ ऑल मीथेन का फॉर्मूला पूछा गया था, है ना. सो मीथेन अब हमें याद कैसे रखना है. अब हम हर एक फॉर्मूले को ऑफ कोर्स याद नहीं रख सकते. मीथेन है, प्रोपेन है, ईथेन, डेकेन, बहुत सारे हो गए. सिंपल सी बात है, एन आ रहा है पीछे, यानी कि ये क्या है, अल्केन है. ठीक है, एल्केन है. सो आपको क्या करना है, कार्बन के जितने नंबर है ना, एन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम कि कार्बन के साथ जितना भी नंबर आपको मेंशन है, मान लो C1 है. ठीक है. सो उस तरीके से क्या करोगे, कार्बन के साथ भी जो नंबर मेंशन है, हाइड्रोजन का N+2 कर दोगे. ठीक है. ये होता है आपका एल्केन्स का फॉर्मूला, CN, और फिर आ जाएगा N+2. ओके. सो मीथेन के केस में हमें पता है, क्योंकि नाम में METH आ रहा है. ठीक है. और METH हमें पता है आता है 1 कार्बन के लिए. ठीक है. यानी कि CN की जगह रखेंगे 1, देन H की जगह, सॉरी यहाँ N नहीं, यहाँ 2N आएगा. ओके, 2N. ओके. सो यहाँ 2N कर लेना. सो 2 × 1 जब आप करोगे, और प्लस में जब आप 2 को करोगे, ठीक है, सो ये क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा. सो CH4 हो गया आपका मीथेन का फॉर्मूला. और प्रोपेन के लिए इसी तरीके से आप लिख सकते हो C3H8. ठीक है. नेक्स्ट पार्ट था कि कार्बन कंपाउंड्स का जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कम क्यों होता है. सिंपल सी बात है, 1 मार्क में पूछा है तो ज़्यादा इलेबोरेट करने की ज़रूरत नहीं है. डायरेक्टली लिख सकते हो कि कार्बन कंपाउंड्स का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम होता है क्योंकि उनका इंटरमोलिकुलर फोर्सेस उनके जो है वीक होते हैं. ठीक है. उनके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग नहीं होते. ऑल राइट. सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब आपको क्या करना है,
नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करो और आंसर बताने से पहले आप सभी को सॉल्व करना है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम्स ऑफ टू एलिमेंट्स एक्स एंड वाई। ऑल राइट, सो आपको जो है एलिमेंट दे नहीं रखे कौन कौन से दो एलिमेंट्स हैं, जस्ट एक्स और वाई दे रखा है अभी तक, तो इतनी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। इट्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3 शेल्स हैविंग 1 and 7 इलेक्ट्रॉन्स। ऑल राइट, क्या कहा है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दो एलिमेंट के एटम में, यानी कि एक एलिमेंट है एक्स एक है वाई, इनके जो एटम है उनमें इलेक्ट्रॉन्स 3 शेल्स में डिस्ट्रीब्यूट हो रखे हैं, ठीक है। हैविंग 1 and 7 इलेक्ट्रॉन्स रिस्पेक्टिवली इन देयर आउटर मोस्ट शेल। पूरी आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही बता दी, अब कैसे वो भी देखो यहाँ पर कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे बता दी। सिंपल सी बात है, दो एलिमेंट है वो तो ठीक है। एक्स का कहा है कि इसके आउटर मोस्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल तो 3 ही शेल है, यानी कि 2,8, ये तो हो जाएगा आपका फर्स्ट और सेकंड का, ठीक है। और आउटर मोस्ट में कितने हैं 1 एक्स के लिए, सो क्या हो गया 2 + 8 10 + 1 11, ठीक है। और यहीं पर अगर मैं y के लिए बताऊं, सो y में क्या है अगेन 3 शेल्स है, सो यहाँ पर भी 2 8 रहेगा और साथ में लास्ट में क्या है 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं लास्ट में, ठीक है। सो 2 8 और 7 हो जाएगा। ऑल राइट, राइट द ग्रुप नंबर ऑफ दीज एलिमेंट्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड व्हेन x and y कंबाइन विद ईच अदर। अब ये क्वेश्चन आ सकता है आपका इस साल। अब ये आपको पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर तो कट गया, तो इसको आप छोड़ सकते हो, लेकिन ये सेकंड क्वेश्चन बन सकता है आपका इस टाइप से, ये भी बन सकता है थर्ड वाला, ठीक है। सो आपको क्या है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताना है जो कंपाउंड बनेगा एलिमेंट एक्स और वाई के कॉम्बिनेशन से। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हमारा जो लग रहा है ना कॉन्सेप्ट, वो है हमारा आउटर मोस्ट शेल वाला, ठीक है। आउटर मोस्ट शेल में जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किस तरीके से वो बॉन्डिंग करते हैं, यानी कि आयनिक बॉन्ड का, ठीक है। सो हमें पता है कि x के पास क्या है 1 है लास्ट में, और y के पास क्या है लास्ट में 7 है, ठीक है। अब यहाँ पर x के पास क्या है 1 है, यानी कि ये 1 चाहेगा, x चाहेगा कि मैं इस 1 इलेक्ट्रॉन को निकाल दूँ। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा तो स्टेबल हो जाएगा, यानी कि x पे आ जाएगा प्लस का चार्ज। और y क्या है, y को एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, 8 होने के लिए सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए, यानी कि ये एक्सेप्टर बनेगा, यानी कि y बन जाएगा नेगेटिव, ठीक है। सो फॉर्मूला क्या हो जाएगा XY। और पूछा था कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन सा एलिमेंट है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब सिंपल कैटायन पूछा है, पॉजिटिव चार्ज वाला, सो दैट इज़ व्हाट X। अभी निकाल लिया हमने, ठीक है। सो आपको यहाँ पर तो वैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने की पूरी ज़रूरत नहीं थी, बस लास्ट वाले गिवन है ना, और वही हमारे मेन होते हैं कि किसी भी कंपाउंड को हमें बनाना है एलिमेंट्स वगैरह से। सो बस सिंपली आपका ये क्वेश्चन हो सकता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर विल हैव हायर पॉसिबिलिटी ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन, लिस्ट टू रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ अ बाइसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है। सो बाइसेक्सुअल फ्लावर के 2 रिप्रोडक्टिव पार्ट्स बताने हैं, बहुत ही सिंपल है। और फर्स्ट क्वेश्चन ने पूछा है कि इनमें से कौन सा ऐसा प्लांट है जिसके बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है सेल्फ पॉलिनेशन की। अब सेल्फ पॉलिनेशन कब होंगे, जब एंथर और स्टिग्मा सेम फ्लावर पे होंगे। सो वो आप देख सकते हो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी आ रही है मस्टर्ड और हिबिस्कस की, ठीक है। और ये तो सिंपल सी बात है भाई, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स पूछे हैं हिबिस्कस नहीं, बाइसेक्सुअल प्लांट के, सो वही होंगे, क्या है कार्पेल होगा। अब ये बात ध्यान से सुनो, अगर यूनी लिखा होता सो यहाँ आपको ज़रूरी नहीं है कि यूनी के केस में आप एंड लगाओगे, आप और लगा सकते हो, ठीक है। लेकिन क्योंकि यहाँ बाइसेक्सुअल लिखा था, यानी कि मेंशन था कि यहाँ दोनों टाइप के ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे, सो स्टेमन्स भी आएंगे और पिस्टल भी आएंगे, स्टेमन एंड पिस्टल। पिस्टल को कार्पेल भी बोलते हैं विच इज़ फॉर फीमेल्स एंड स्टेमन इज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, समझ आया। ऑल राइट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट। अब आपसे पूछा गया है 2 मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के नाम बताओ, ठीक है। विच वन ऑफ द 2 मल्टी, ओके यहाँ पर 2 ऑर्गेनिज्म दे रखे हैं, इनमें से मल्टी सेल्यूलर कौन सा है ये बताओ। पहली बात तो कि इन 2 मल्टी सेल्यूलर में से कौन सा रिप्रोड्यूस करता है बाय रीजनरेशन एंड वाई,
ठीक है। सो अगर आपसे मान लो कि अब इस टाइप का क्वेश्चन है कि ये नाम बताओ कि इनमें से मल्टी सेल्यूलर कौन सा है, तो वो भी आ सकता है। जैसे आपको अमीबा दे दिया, ठीक है, स्पाइरोगायरा दे दिया और आपको प्लानेरिया दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पर पूछा है कि विच वन ऑफ द टू मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म स्पाइरोगायरा एंड प्लानेरिया रिप्रोड्यूसेस बाय रीजनरेशन एंड वाई। यानी कि यहाँ अब आप ये मत कंफ्यूज होना कि यहाँ मल्टी सेल्यूलर कौन सा है, सीधा सा दे रखा है कि मल्टी सेल्यूलर दोनों ही है, और वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि ये दोनों क्या है, मल्टी सेल्यूलर। ऑलराइट, अब इनमें से रीजनरेशन से रिप्रोड्यूस कौन सा ऑर्गेनिज्म करता है और ऐसा क्यों। इसी तरीके से आपको एक एग्जाम्पल और देना है ऑफ एनी अदर ऑर्गेनिज्म विच कैन रिप्रोड्यूस बाय दी सेम प्रोसेस। यानी कि यहाँ से एक बताना है, इसी के साथ साथ एक और ऑर्गेनिज्म बताना है जो रीजनरेशन से रिप्रोड्यूस करे। सो स्पाइरोगायरा तो आई होप आप सभी को पता होगा स्पाइरोगायरा का मोड ऑफ रिप्रोडक्शन किस तरीके से करता है रिप्रोड्यूस, ठीक है। कैसे करेगा कमेंट सेक्शन में बता देना, बहुत सिंपल है, ठीक है। अब यहाँ प्लेनेरिया तो एक बहुत ही जाना माना सा नाम है, प्लेनेरिया रीजनरेशन। रीजनरेशन अब क्यों होती है, कैसे होती है, स्पेशलाइज सेल्स होते हैं जो कि स्पाइरोगायरा में प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि हमें स्पाइरोगायरा और प्लेनेरिया में ही डिफ्रेंशिएट करना था, दैट इज़ वाई, ठीक है। सो कुछ स्पेशलाइज सेल्स है वही जो है रिप्रोडक्शन में हेल्प करेंगे। और एक और ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल आप ले सकते हो हाइड्रा, जो कि रीजनरेशन के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है, ठीक है। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि वेरिएशन क्या होते हैं, वेरिएशन को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। व्हाट इज़ वेरिएशन, हेरिडिटी इवोल्यूशन वाले चैप्टर से है। ऐसे दो मेन रीज़न बताओ जिनसे वेरिएशन हो सकती है एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन में। अब हमें पता है पॉपुलेशन हम एक इंडिविजुअल को तो नहीं कहेंगे, बहुत सारे इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व होंगे, जब भी हम उसको क्या कहेंगे, पॉपुलेशन कहेंगे। सो वेरिएशन क्या होती है और वो क्या कारण है जिनसे वेरिएशंस होते हैं, ठीक है। अब एक और की कंडीशन में आपको दे रखा है, in a cross between violet flowered plant and white flowered plant state the characteristics of the plant obtained in the F1 progeny। अब मुझे ये बता दो कि वॉयलेट में और वाइट में जब क्रॉस होगा अब हमें ये पता है कि ये अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी कि कहीं ना कहीं डोमिनेंट और रिसेसिव वाली कहानी चलेगी। जो डोमिनेंट होगा वही F1 प्रोजेनी में एक्सप्रेस होगा, ठीक है। If the F1 progeny are self-pollinated, then what would be observed in the plants of F2 progeny? सिंपल है, अगर आपको यहाँ डोमिनेंट रिसेसिव का केस पता है ना, और वो पनेट स्क्वायर के आपने याद कर रखे हैं रेशियो, सो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और रेशियो याद नहीं है, पनेट स्क्वायर बनाना आता है, फिर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अभी देखेंगे बहुत आसानी से। सिंपल जो आपके एनसीईआरटी में केस है उसी का अलग करके अलग आपको वो दे दिया है कि वो कलर अलग कर दिया है, ठीक है। वैसे तो हमें पता है टॉलनेस वाला देखा था, लेकिन यहाँ कलर के बेसिस पे कर दिया, ठीक है। इफ 100 plants are produced in F2 progeny, then how many plants will show the recessive trait? अब ये सारी चीज़ें जो हैं वो रेशियो पे डिपेंड करती है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देख लो कि वेरिएशंस होते क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन यही था आपका कि कोई भी डिफरेंस होगा ट्रेट में जो कि किसी स्पीशी के इंडिविजुअल शो करेंगे, उसी को कहेंगे क्या, वेरिएशन। द डिफरेंसेस इन द ट्रेट्स शोन बाय द इंडिविजुअल ऑफ अ स्पीशी, क्या कहेंगे उसको, वेरिएशन। रीजंस क्या क्या है सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न जो है वो है एरर इन डीएनए कॉपिंग, ठीक है। एरर हम कहते हैं क्योंकि जो एग्जैक्ट जो डीएनए कॉपिंग थी उससे कहीं ना कहीं हट के डीएनए कॉपिंग में कुछ ना कुछ एरर हुआ है जिसकी वजह से चेंजेस हुए। अगर एज इट इज कॉपी डुप्लीकेट हो जाती तो वो चेंजेस नहीं हो पाते। एंड ऑल्सो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज वन ऑफ द मेन कॉजेज, क्योंकि यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट होती है टू पेरेंट्स की, यानी कि टू टाइप्स के जेनेटिक मटेरियल्स की, ठीक है। ऑलराइट, अब ये देखो मैंने कहा था कि वॉयलेट वाला जो क्वेश्चन है आपका फ्लावर वाला, उसमें आपको पता होना चाहिए डोमिनेंट कौन सा है, रिसेसिव कौन सा है। अब हमें पता है कि जो डोमिनेंट होता है ना वही F1 जनरेशन में एक्सप्रेस हो पाता है जब एक हमने रिसेसिव पेरेंट लिया है और एक डोमिनेंट लिया है,
ठीक है। सो वॉयलेट और वाइट में वॉयलेट और आपको वाइट में पता हो, सो वॉयलेट होता है क्या, डोमिनेंट ट्रेट। सो F1 प्रोजेनी क्या करेंगे, सभी के सभी वॉयलेट फ्लावर्ड प्लांट को शो करेंगे। F2 में जो है वॉयलेट, अब ये देखो F2 वाला केस समझो, ठीक है। लेट्स सपोज कि वॉयलेट को हम जो है वी और स्मॉल वी से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर हमने क्या किया F1 प्रोजेनी में, ओके F2 में हमें क्या करना है, F2 के लिए निकालते हैं वी वी एंड स्मॉल वी स्मॉल वी। सो इससे क्या होगा, स्मॉल वी एक कैपिटल वी एक स्मॉल वी, एक कैपिटल वी एक स्मॉल वी, एक कैपिटल वी एक स्मॉल वी, ठीक है। सो एक कैपिटल है एक स्मॉल है, एक में क्या है, एक डोमिनेंट है एक रिसेसिव है। एक डोमिनेंट एक रिसेसिव यानी कि चलेगी किसकी, रिसेसिव की, सॉरी डोमिनेंट की। सो डोमिनेंट की चलेगी ना। सो ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट केस, जहाँ पर सभी में एक डोमिनेंट है एक रिसेसिव है, सो डोमिनेंट वाले की चली। लेकिन अगर इसी को मैं मान लो कि इन्हीं वाले प्लांट्स को जिनका जीनोटाइप हेट्रोजाइगस था, इनको अब क्रॉस कराएं, सो यहाँ अब क्या होगा, कैपिटल वी कैपिटल वी कैपिटल वी स्मॉल वी, कैपिटल वी स्मॉल वी एंड स्मॉल वी स्मॉल वी। अब हमें पता है कि ये तो कैसे ना कैसे करके दिखा देंगे वो वाला करेक्टर जो हमारे है प्लांट्स का, ठीक है, मतलब टॉलनेस वाला हेट्रोजाइगस। लेकिन ये तो दोनों ही छोटे हो गए, यानी कि ये तो ड्वार्फ करेक्टर ही शो करेंगे ना, ठीक है। सो यहाँ दोनों टाइप के होंगे, सॉरी ड्वार्फ नहीं होगा, टॉलनेस नहीं, ये हाइट के बेसिस पे थोड़ा हमें बहुत सारे हम हाइट के क्वेश्चंस करते हैं ना, सो दैट इज़ वाई ये वॉयलेट शो करेंगे और ये हमारे शो करेंगे कैसा, वाइट कलर का, ठीक है। 25 प्लांट्स। अब यहाँ ये क्वेश्चन है कि 100 प्लांट हैं आपके इस टाइप के, सो उनमें से छोटे कितने होंगे। सो सिंपल, अब यहाँ से रेशियो याद रखो, रेशियो क्या है, 3:1 का रेशियो है। 3 क्या है, 3 है वॉयलेट कलर के यानी कि डोमिनेंट वाले, और 1 है रिसेसिव वाले। पूछा किसका है, वॉयलेट का पूछा है, वॉयलेट का पूछा है, यानी कि 100 को रेशियो में डिवाइड कर दो, एक 3 एक 1, 3 में आ जाएगा 75, यहाँ पर आ जाएगा 25, तो आ गया आपका 25 प्लांट्स। वहीं पर वॉयलेट वाइट के लिए पूछा था ना, यहीं पर वॉयलेट के लिए पूछ लेते तो आप क्या लिखते, 75। समझ आए सभी को क्वेश्चंस, ऑलराइट। अब हमें क्या है, अब यहाँ 6th क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि वो रूल बताओ जो कि फोर्स की डायरेक्शन को डिटरमाइन करने में हेल्प करता है, ठीक है। Experienced by a current carrying straight conductor placed in a uniform magnetic field which is perpendicular to it। अब यहाँ जो है मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, परपेंडिकुलर है, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक है, यूनिफॉर्म है। तो आप वो रूल बता दो हमें कि जिससे हम फोर्स की डायरेक्शन बता सके कि जो करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर है जो वहाँ रखा है उस पर कौन सी दिशा में फोर्स वगैरह लगेगा। सो आई होप ये आप सभी को पता है, क्योंकि हमने इसके एक छोटी सी ट्रिक भी देखी थी, है ना, फादर मदर चाइल्ड वाली, ठीक है। सो ये क्या है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है। यहाँ आपको क्या याद रखना होता है कि कौन से फिंगर क्या डिनोट कर रही है, ठीक है। अब यहाँ जो है फिंगर्स जो है एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होनी चाहिए। थंब वाली फिंगर शो करती है फोर्स को, एंड देन आपकी जो है फोर्स को यानी कि फोर्स की डायरेक्शन को, फिर आपकी इंडेक्स फिंगर शो करेगी मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन को, एंड जो आपकी मिडल फिंगर है वो शो करती है फादर मदर एंड चाइल्ड, दैट मीन करंट की डायरेक्शन को, ठीक है, फादर मदर एंड चाइल्ड, इस तरीके से आप याद रख सकते हो, ऑलराइट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, ओके नेक्स्ट पार्ट है कि एक अल्फा पार्टिकल को क्या किया है कि एक अल्फा पार्टिकल व्हाइल पासिंग थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड गेट्स प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ, यानी कि नॉर्थ की तरफ उसकी क्या हो गई, प्रोजेक्शन हो गई। इन विच डायरेक्शन विल एन इलेक्ट्रॉन प्रोजेक्ट व्हेन इट पासेस थ्रू दी सेम मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ ध्यान देना, अल्फा पार्टिकल्स पे जो चार्ज होता है और आपका जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है वो अलग होता है, ठीक है। अल्फा पार्टिकल्स पे चार्ज कैसा है, पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज कैसा है, नेगेटिव। सो अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं भी आता होगा ना, मतलब लॉजिक वगैरह कुछ खास पता नहीं होंगे आपको कि है क्या, लेकिन अगर आपको चार्ज पता है ना तो भी आप कर सकते हो, क्योंकि चार्ज अब सीधी सी बात है ना, अगर पॉजिटिव नॉर्थ की तरफ जा रहा है सो यानी कि साउथ की तरफ कौन जाएगा, नेगेटिव चार्ज। समझ आया इतना।
सो इस लॉजिक से आप इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को आपको इलाबोरेट करके बता रखा है, वो भी देख लेते हैं। करना क्या है आपको, ठीक है, जो मैंने बताया है थंब, फोर फिंगर और मिडल फिंगर, ये तीन जो आपकी चीज़ें हैं, थंब, फोर फिंगर, मिडल फिंगर, इन तीन का काम होना है। वो भी नाम ही बता रहा है लेफ्ट हैंड रूल, यानी कि लेफ्ट हैंड की। इस तरीके से करो कि ये सभी क्या हो, एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। जहाँ पर जो पहली फिंगर है वो आपको डायरेक्शन बताएगी मैग्नेटिक फील्ड की, ध्यान रखो FMC, ठीक है। ये तो हमारा थंब के लिए है, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड। सेकेंड फिंगर शो करेगी करंट की डायरेक्शन और थंब पॉइंट करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, मोशन के डायरेक्शन कह लो या फिर फोर्स जिस डायरेक्शन में लग रहा है कंडक्टर पे, ऑलराइट। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो। मोशन की और फोर्स की एक ही डायरेक्शन होगी, क्योंकि जिस तरफ फोर्स लगेगा उसी तरफ कहीं ना कहीं आपका मोशन हो रहा होगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन है आपका 6th में ही और करके पूछा है कि सोलेनॉइड क्या होता है। पैटर्न बनाओ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, जो कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है एक सोलेनॉइड, उसका जो पैटर्न होगा वो आपको ड्रॉ करना है, थ्रू विच अ स्टेडी करंट फ्लोज, ठीक है। ध्यान से पढ़ लो क्वेश्चन को। पहले आपको बताना है कि सोलेनॉइड होता क्या है, फिर आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। यहाँ यू नीड टू ड्रॉ दी पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ सोलेनॉइड, और सोलेनॉइड जिस टाइप की मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा उसका पैटर्न बताओ, थ्रू विच अ स्टेडी करंट फ्लोज, यानी कि वहाँ से करंट का फ्लो भी हो रहा है। तो आप यहाँ देख सकते हो सोलेनॉइड तो बहुत ही सिंपल है, आपसे जो पूछा गया है सोलेनॉइड की डेफिनेशन। आई होप आप सभी को याद होगा कि सोलेनॉइड का स्ट्रक्चर हम कुछ इस तरीके से बनाते हैं, ठीक है। सो इस तरीके से जो आपका सोलेनॉइड का स्ट्रक्चर है, यहाँ क्या होंगे, कॉइल्स होंगी, मैनी सर्कुलर टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर, ठीक है। एक कॉइल होगी ऑफ मैनी सर्कुलर टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर रैप्ड क्लोजली इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर, इस तरीके से आपको रैप करनी है। और ये आपने बता दिया मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न किस तरीके से बनता है, क्योंकि हमें पता है कि ये जो डायरेक्शन होगी ना जो डायरेक्शन होगी नॉर्थ और साउथ जो हमारे डिटरमाइन करेंगे, सो नॉर्थ और साउथ से ही फाइनली कहीं ना कहीं करंट की डायरेक्शन से हमें पता लगेंगे पोल्स, और पोल से हमें पता है कि नॉर्थ अगर हमें पता लग गया, सो नॉर्थ से बाहर अगर हम मैग्नेट के बाहर देखें, सो नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड जाती है, ऑलराइट। सो इस तरीके से आप मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न शो कर सकते हैं, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर टू यू। अब नेक्स्ट आपसे पूछा है ओजोन क्या होती है, ठीक है। अब ये आपका बायो का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। नेक्स्ट आपसे अवर इन्वायरमेंट से क्वेश्चन है व्हाट इज ओजोन, हाउ इज इट फॉर्म्ड इन द अपर लेयर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर। अब मुझे जल्दी से चार सेक्शन में कमेंट सेक्शन में आप बता दो कि कौन सी लेयर होती है अर्थ की जहाँ पर ओजोन लेयर प्रेजेंट होती है, ठीक है, बता दिया, ओके। सो ओजोन क्या होती है, किस तरीके से हमारी अर्थ के एटमॉस्फेयर में ओजोन फॉर्मेशन होती है, हाउ डज ओजोन अफेक्ट आवर इकोसिस्टम। सो बेसिकली आप देख सकते हो लगभग 3 पार्ट्स आपको दिए हैं इस क्वेश्चन के, ठीक है। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 2 ह्यूमन मेड इकोसिस्टम बताने हैं, बहुत ही सिंपल है। We do not clean a pond in the same manner as we do in an aquarium. Give reasons to justify this statement. ये आपको जस्टिफाई करना है कि हम जो है पॉन्ड को उसी तरीके से क्लीन नहीं करते जिस तरीके से हम एक्वेरियम को क्लीन करते हैं। सो इसका रीज़न देना है और इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है, ऑलराइट। सबसे पहले हम और से ऊपर वाला क्वेश्चन देख लेते हैं जहाँ आपसे पूछा है ओजोन। So simply ozone is a molecule formed by 3 atoms of oxygen. What is ozone? Ozone is O3. ठीक है, ozone is what? Ozone is O3. So क्या किया, सिंपल आप O3 को इलेबोरेट करके लिख दो, दिस इज मॉलिक्यूल जो कि हमारे ऑक्सीजन के 3 एटम के मिलके बनता है, ठीक है। अब फॉर्मेशन कैसे होती है, सो सिंपली यूवी रेडिएशन जो है कुछ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को स्प्लिट कर देते हैं,
ठीक है। अभी जो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है ये स्प्लिट हो जाएगी सिंपल O और O में सेपरेटली, फ्री ऑक्सीजन एटम में, और फिर ये जो ऑक्सीजन एटम है फिर किसी और मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के साथ ऐसे कंबाइन होंगे। O प्लस O2 विल गिव व्हाट, O3 ना। सो यहाँ O3 की फाइनली फॉर्मेशन हो जाती है। क्लियर हुआ? सो ये हो गया आपका फॉर्मेशन वाला पार्ट की फॉर्मेशन कैसे होती है। देन अब ओजोन लेयर का रोल क्या है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हमारी अर्थ को शील्ड करती है, प्रोटेक्ट करती है डैमेजिंग यूवी रेडिएशन से जो सन से आते हैं। डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर कॉजेज हार्मफुल इफेक्ट ऑन दी ऑर्गेनिज्म। अगर ओजोन लेयर की डिप्लीशन हो गई सो क्योंकि हमें पता है क्या करेगी, यूवी रेडिएशंस को बचाती है ना, कि वो हमारी अर्थ लेयर पे ज़्यादा ना आ पाए। सो सिंपली वो आ जाएंगे। अगर ओजोन लेयर नहीं हुई सो यूवी रेडिएशंस कैन रीच अस, दे कैन इवन कॉज स्किन कैंसर। ठीक है। देन अब ये आपको क्या है, ह्यूमन मेड इकोसिस्टम बताने हैं, यानी कि आपको क्या है कि नेचुरल से हट के होने चाहिए आर्टिफिशियल। सो एक्वेरियम है, क्रॉप फील्ड है, गार्डन है, सभी इनमें से कोई भी आप मेंशन कर सकते हो। अब पॉन्ड को हम उस तरीके से साफ नहीं कर सकते जिस तरीके से हम एक्वेरियम को करते हैं, नहीं कर सकते ना, क्योंकि पॉन्ड क्या है, एक नेचुरल इकोसिस्टम है, इसमें डीकम्पोजर्स है। वहीं पर अगर मैं एक्वेरियम की बात करूँ तो वो एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। देखो मेंशन किया है ना यहाँ पर आर्टिफिशियल वालों के एग्जाम्पल में, और यहाँ पर कोई डीकम्पोजर नहीं होता, इसीलिए हमें एक्वेरियम की रेगुलर क्लीनिंग करनी पड़ती है सो दैट इट फंक्शंस प्रॉपरली। ऑलराइट। सो अब आपका सेक्शन बी स्टार्ट हो जाता है। सेक्शन बी का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका पीरियोडिक टेबल से, जो कि इस साल कट है सिलेबस से, सो हम नहीं करेंगे। सेक्शन बी का 9th क्वेश्चन, यानी कि सेकंड क्वेश्चन हम कह सकते हैं, यहाँ पूछा गया है, या आपको ड्रॉ करने हैं दो डिफरेंट पॉसिबल स्ट्रक्चर्स ऑफ अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये बता दो कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है। अब पॉसिबिलिटी 3 ही है, या सिंगल बॉन्ड है, या फिर डबल बॉन्ड है, या फिर ट्रिपल बॉन्ड है। सो यहाँ या सिंगल हो, या डबल हो, या ट्रिपल हो। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब है कि सिंगल बॉन्ड्स की हम बात कर रहे हैं। ठीक है। सो आपको क्या है, पॉसिबिलिटी देनी है इनके स्ट्रक्चर की। हैविंग 4 कार्बन एटम्स इन इट्स मॉलिक्यूल। सो स्ट्रक्चर बताना है जहाँ 4 कार्बन एटम हो मॉलिक्यूल में। व्हाट आर दीज 2 स्ट्रक्चर्स ऑफ द हाइड्रोकार्बन हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कॉल्ड। अब देखो, आप पॉसिबिलिटी दोगे स्ट्रक्चर्स की, यानी कि कहीं ना कहीं आप ये बता रहे हो कि 4 ही कार्बन एटम है, लेकिन स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं अलग हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, होंगे, देखेंगे कैसे सेम होंगे अलग। लेकिन यहाँ आपसे पूछा एक और क्वेश्चन कि उन कार्बन कंपाउंड्स को हम क्या कहेंगे जहाँ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है। बहुत सिंपल है, और आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना है ऑफ द कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड। ऑल्सो राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ इट्स अल्काइन। सो जो कॉमन नेम आएगा आप उनका भी लिखोगे, और इसके जो अल्काइंस आएंगे आप उनका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मेंशन करोगे। ठीक है। सो ये देखो, हमारे स्ट्रक्चर्स में हमें पता है कि जिस तरीके से जो हमारी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होती है उससे नेमिंग डिपेंड करती है ना। सो नेमिंग के बेसिस पे देख लिया करो आप। अगर मैं मान लो कि इस तरीके से इनको अरेंज कर दूँ सो इसका नाम पड़ जाएगा ब्यूटेन। ठीक है। अब मान लो मैं चाहूँ कि इसको ऐसे नहीं बल्कि कुछ और तरीके से ऐसे कर दूँ, लेकिन ये सी यहीं पर रहे, हाइड्रोजन वगैरह को मैं चेंज करना चाहूँ तो ऐसा नहीं हो सकता ना, क्योंकि हाइड्रोजन तो सिमिलर है। ठीक है। यानी कि यहाँ पॉसिबिलिटी क्या होगी कि या तो आप 3 कार्बन्स को एक चेन में डाल दो, एक को एज अ फंक्शनल ग्रुप डाल दो। ठीक है, वो मिथाइल आ जाएगा आपका। ठीक है, मिथाइल आ जाएगा, और फिर ये आपकी जो लॉन्गेस्ट चेन है दैट विल बी व्हाट, प्रोपेन। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि उन कंपाउंड्स का नाम बताना है जो कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के होते हैं। क्या कहेंगे हम उनको, आइसोमर्स। ठीक है। अब आप स्ट्रक्चर में इसे काउंट करोगे या फिर सिंपली आप बता भी सकते हो, CnH2n+2। ठीक है, यहाँ से आप बता दो, n हमें गिवन है 4। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है 4 कार्बन आटम्स हैं। यहाँ रखोगे 2n+2 से आ जाएगा 10, यानी कि एल्केन में आ जाएगा C4H10।
नाम क्या है बताया मैंने आपको, ब्यूटेन। और यहाँ जो इसकी एल्काइन होंगी, एल्काइन में आ जाएगा C4H6। H6 क्यों आया? क्योंकि देखो एल्काइन में कुछ ऐसा होगा कि ट्रिपल बॉन्ड बन जाते हैं कार्बन के बीच में, सो ज़्यादा हाइड्रोजन्स की आवश्यकता नहीं पड़ती, तो वहाँ फॉर्मूला हो जाता है CnH2n-2। ठीक है, जो यहाँ +2 है ना, जो यहाँ +2 है वो हो जाता है -2। सो इस तरीके से एल्काइन का फॉर्मूला आता है। और कौन से कंपाउंड्स हैं जिनको हम एल्कीन कहते हैं, एल्काइन कहते हैं या एल्कीन कहते हैं, उस टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, बी पार्ट देख लेते हैं। अब बी पार्ट ने क्या कहा है, सेकेंड पार्ट में आपसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा है बेंजीन का, यानी कि C6H6 का, राइट। एंड उसका आपको स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करना है। राइट द नंबर ऑफ सिंगल एंड डबल कोवेलेंट बॉन्ड्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल ऑफ बेंजीन। और कौन से कंपाउंड्स को एल्काइन कहते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपको बेंजीन का स्ट्रक्चर पता है सो आपके लिए डबल सिंगल बॉन्ड्स काउंट करना भी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। सिंपली आपको जो है ये फॉर्मूला याद रखना है बेंजीन के लिए, C6H6। ठीक है, सो इस तरीके से आप अरेंज कर दोगे 6 कार्बन एटम्स को, और अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, डबल सिंगल बॉन्ड्स होते हैं। सो यहाँ इस कार्बन की अगर आप किसी भी वैलेंसी को देखोगे, कार्बन है, सो 1 2 एंड 3, सो एक बची 4। इस तरीके से हमें वैलेंसी सेटिस्फाई करनी होती है। ठीक है, और सिंगल बॉन्ड का मतलब क्या है, हमें पता है कि एक लाइन लगी यानी कि सिंगल बॉन्ड, 2 लाइन लगी यानी कि डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड कितने हैं, 1 2 और 3 डबल बॉन्ड है। और सिंगल बॉन्ड कितने हैं, ध्यान से देखो, सिंगल बॉन्ड है 1 2 3, 3 तो कार्बन कार्बन के ही सिंगल बॉन्ड है। साथ में कार्बन और हाइड्रोजन के भी तो सिंगल बॉन्ड्स हैं। ये कितने बन रहे हैं, ये बन रहे हैं 6, और 6 और 3 हो जाते हैं 9। ठीक है, एल्काइंस क्या होते हैं, ट्रिपल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन्स आर नोन एज एल्काइंस। सो सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, सो इनका तो आपको फॉर्मूला भी पता है एल्काइंस का, तो ऑलराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेंशन वन फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स इन ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो आपको ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस वाले चैप्टर से क्वेश्चन है। टेस्टिस, स्क्रोटम, वास डिफरेंस एंड प्रोस्टेट ग्लैंड्स, इनके आपको एक एक फंक्शन मेंशन करने हैं। ऑलराइट, सो टेस्टिस का तो आई होप किसी को भी कोई डाउट नहीं होगा टेस्टिस के फंक्शन में। टेस्टिस क्या है, प्राइमरी जो ऑर्गन है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन आप कह सकते हो। ठीक है, सो इट प्रोड्यूसेस मेल गैमेट्स, और जिसको हम कहते हैं स्पर्म्स ऑल्सो के भी मेंशन कर सकते हो, क्योंकि ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। सो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का काम होता है गैमीट को बनाना। मेल का है सो मेल गैमीट, फीमेल का है तो फीमेल गैमीट। सो गैमीट को बनाना एंड ऑल्सो सेक्स हार्मोन्स प्रोड्यूस करना, जो कि मेल के केस में होता है टेस्टोस्टेरॉन। ऑलराइट, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट था आपका स्क्रोटम का। सो स्क्रोटम से पूछा गया है, क्या इंपॉर्टेंट है स्क्रोटम के लिए। सो लो टेम्परेचर प्रोवाइड करता है स्पर्म फॉर्मेशन के लिए। स्क्रोटम में कुछ डिफरेंस आएंगे, कुछ ना कुछ टेम्परेचर के या फिर कुछ फिजिकल कंडीशंस, इसीलिए तो कुछ अलग से पार्ट है, एक्सटर्नल है, टेस्टिस बॉडी से एक्सटर्नली लोकेटेड है, एब्डोमिनल कैविटी से अलग है। ठीक है, क्योंकि वहाँ स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए कम टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है, ज़्यादा टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट नहीं होती, और हम जो है टेम्परेचर रेगुलेट कर सकते हैं। ठीक है, वास्ट डिफरेंस क्या है, हमें पता है ये इस तरीके का स्ट्रक्चर है पाइप जैसा, जो कि कनेक्ट करेगा टेस्टिस को और हमारे जो ऊपर वाले ग्लैंड्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, है ना, पता है आपको। सो यहाँ पर इन सभी को एक दूसरे से कनेक्ट करा जाता है। सो ये है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्पर्म्स में। और यहाँ हम बात करें प्रोस्टेट ग्लैंड की, सो यहाँ आपकी आती है सेमिनल वेसिकल्स, और सेमिनल वेसिकल्स के बाद आता है आपका प्रोस्टेट ग्लैंड, विच हेल्प्स इन सिक्रीशन ऑफ फ्लूइड फॉर ईजियर ट्रांसपोर्ट एंड न्यूट्रिशन ऑफ स्पर्म्स। क्या करेगा, फ्लूइड की सिक्रेशन होती है, यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, फ्लूइड प्रेजेंट होता है। अब फ्लूइड प्रेजेंट है तो ये क्या करेगा, ईजियर ट्रांसपोर्ट हो सकती है स्पर्म्स की, और बढ़िया न्यूट्रिशन भी मिल सकता है स्पर्म को। क्लियर है सभी को, ठीक है। सो इस तरीके से आपको यहाँ पर एक अच्छे तरीके से पता लग रहा है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके मेन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ऑलराइट,
ठीक है, अब आपको एक क्वेश्चन ये भी पूछा है कि वो जर्म सेल का टाइप बताओ जो मोटाइल है और सेकंड में वो फूड स्टोर कर सकता है। अब बहुत ही सिंपल है मोटाइल के केस में और फूड स्टोर करने में। देखो मोटाइल है स्पर्म, हमें पता है स्पर्म मोटाइल होता है, इस तरीके का हम स्ट्रक्चर बनाते हैं। और ये जो टेल लाइक आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ फ्लैजिला। ठीक है, एंड यही हमारे जो स्पर्म को है वो मोटाइल बनाता है। ठीक है, फ्लैजिला ही। और एग और ओवम की बात करूँ तो वो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है ना, यानी कि बिल्कुल स्टैटिक है। आप देख सकते हो कोई भी टेल लाइक स्ट्रक्चर फ्लैजिला वगैरह दिख नहीं रहा, यानी कि जो फूड की स्टोरेज है वो कहीं ना कहीं हमारा ओवम कर रहा होता है। ठीक है, सो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। बेसिक क्वेश्चन है लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता। नाउ अ क्वेश्चन फ्रॉम फिजिक्स। तीन रेजिस्टर्स है R1, R2 और R3 जिनको पैरेलली कनेक्ट कर दिया और कॉम्बिनेशन को जो है एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। एन एमीटर, अ वोल्टमीटर एंड अ की। ड्रॉ सूटेबल सर्किट डायग्राम। ठीक है, आपको बता दिया कि इन सभी को पैरेलली कनेक्ट किया है, सो बहुत सिंपल हो गया आपके लिए ड्रॉ करना एक सर्किट डायग्राम। उसमें आप एमीटर लगा सकते हो, एमीटर पैरेलली लगाओगे, सीरीज़ में लगाओगे, वो सभी मेंशन करना है। वोल्ट मीटर आप सीरीज़ में लगाओगे या पैरेलल में, वो पता करने के लिए आपके एग्जामिनर ने इस टाइप का क्वेश्चन दिया है। की लगानी है। To show the arrangement of these circuit components along with the direction of current flowing, यानी कि आपसे ये भी पूछा गया है कि जो करंट फ्लो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव होगा या नेगेटिव से पॉजिटिव। ऑल्सो आपको जो है कहीं ना कहीं ये भी पता होने चाहिए कि किस टाइप के आपके सर्किट्स के कहते हैं ना डायग्राम, जिसको हम शॉर्ट वे में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सो वो आपको पता होने चाहिए कि किस टाइप से मैं एमीटर शो कर सकती हूँ। सो हमें पता है कि वोल्ट मीटर को हमेशा क्या है, हम पैरेलली कनेक्ट करते हैं और एमीटर को सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं। विद रीज़न एवरीथिंग इज एक्सप्लेन टू यू ऑलरेडी, तो हम क्या रिपीट नहीं करेंगे अभी। सो ये तीन रेजिस्टर्स है, इनको पैरेलली कनेक्ट कर दिया और इसी तरीके से हमारे वोल्ट मीटर को भी पैरेलली कनेक्ट कर दिया। और आपको एक की शो करनी थी कि आपकी बैटरी हो गई और बैटरी से आपको करंट फ्लो की डायरेक्शन शो करनी है, विच फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, सो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ऑलराइट, अब यहाँ आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है इस नेटवर्क की। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। पहले क्या करोगे, पहले आप इन दोनों का पैरेलल वालों को सॉल्व कर लो। ठीक है, और पैरेलल की तो मैं आपको एक ट्रिक भी बताती हूँ। अगर पैरेलली सेम काइंड ऑफ रेजिस्टेंस है, यानी कि ऊपर वाला भी 10 ओम का है, नीचे वाला भी 10 ओम का है, सो जितने हैं ना नंबर जितना, मान लो 4 लगे हुए हैं सही पैरेलल में। ठीक है, 10 ओम के 4 है, सो सिंपली क्या करो, जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है अपॉन में 4। अभी इस केस में आप देखोगे, इस केस में 4 नहीं है, इस केस में 2 ही है, यानी कि रेजिस्टेंस की वैल्यू अपॉन में 2 क्या आ जाएगा 5 प्लस में। अब 5 को हम डायरेक्टली इस तरीके से मेंशन करेंगे 5। ठीक है, और 5 ऐसे मेंशन करने के बाद अब आप इनको सीरीज़ में आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, ये 5 हो जाएगा सीरीज़ में, ये 5 और ये 5, यानी कि टोटल आ जाएगा आपका 15। ठीक है, सो 15 ओम आ गई आपकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दी सर्किट। ठीक है, आप देख भी सकते हो सॉल्यूशन। ये देखो, आप लॉन्ग मेथड से करो या शॉर्ट मेथड से, आंसर आपका सेम ही आएगा। इसको आप एज ए वेरिफिकेशन मेथड ले सकते हो कि जितनी आपकी रेजिस्टेंस की वैल्यू है अपॉन में एन। अब जो 12th क्वेश्चन है वहाँ आपको जो है इलेक्ट्रिक पावर को एक्सप्लेन करना है, डिफाइन करना है क्या होता है, सही यूनिट बतानी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 bulbs rated 100 watt, 220 watts and this connected in parallel of means 220 watt. Find the current drawn by the bulbs from the main. और करके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है जूल्स लॉ को स्टेट करो, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। एक्सप्रेस it mathematically when an appliance of resistance R is connected to a source of voltage V and the current I flows through the appliance for a time t. ठीक है, सो कहीं ना कहीं आपको ये वेरिएबल्स दे रखे हैं कि टाइम टी है, फिर ये आपकी करंट फ्लो है, ये वोल्टेज है, आपको स्टेट करना है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग।
और एक और क्वेश्चन क्या है इसमें कि 5 ओम का रजिस्टर है जो कि बैटरी के अक्रॉस, जो कि बैटरी है 6 वोल्ट की, वहाँ पर डाल रखा है 5 ओम का रजिस्टर। वहाँ आपको एनर्जी बतानी है कितनी डेसिपेट होगी 10 सेकेंड्स में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पावर का फॉर्मूला पूछा तो वही बताएंगे, वो रेट जहाँ पर आपकी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है जिस रेट पे, और कहीं पर भी वर्ड रेट आए सो एक एज अ ट्रिक काम करेगा ये आपके लिए कि रेट आ रहा है यानी कि अपॉन टाइम करना है। सो वो रेट बताओ जहाँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हो रही है किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में। एसआई यूनिट क्या है, क्योंकि ये क्या है इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपॉन टाइम है, यानी कि एनर्जी अपॉन टाइम क्या हो जाएगा वॉट, पावर है ना सो वॉट, ठीक है, एंड जूल्स पर सेकेंड। ठीक है, अब आपको जो है यहाँ बताना है 2 बल्ब दे रखी थी और जिसकी आपको पावर दे रखी है, वोल्टेज दे रखी है। दोनों ही बल्ब्स में आपको पावर और वोल्टेज दे रखी थी। ठीक है, फर्स्ट बल्ब की पावर क्या थी 100 वॉट, सेकंड की थी 220 वोल्ट। इसी तरीके से फर्स्ट जो दूसरी बल्ब थी उसकी पावर कितनी थी 60 वॉट और जो आपकी वोल्टेज है वो 220 वोल्ट थी। सो सिंपली आई होप आप सभी को पता है पावर अपॉन वोल्टेज वाला फॉर्मूला। ठीक है, P इज इक्वल्स टू वी आई होप आप सभी को पता है, यही फॉर्मूला हमने यहाँ पर यूज़ किया है। ठीक है, अगर ये नहीं पता तो ये तो पता होगा आई स्क्वायर आर वाला फॉर्मूला। ठीक है, सो आई स्क्वायर आर से ही आ रहा है ये, आई आर को वी के इक्वल मेंशन कर दिया और एक आई और बचा तो वी आई के इक्वल आपका फॉर्मूला आ गया। इससे क्या किया हमने, दोनों बल्ब्स के करंट को निकाल लिया, जो करंट यूज़ करेंगे दोनों बल्ब जो ड्रॉ करेंगी दोनों ही बल्ब्स को, क्योंकि हमने पैरेलली कनेक्ट किया है, यानी कि फाइनल करंट की वैल्यू निकालने के लिए हम ऐड करेंगे, क्योंकि पैरेलल सर्किट में करंट जो है डिवाइड हो जाता है। ठीक है, सो जो भी हमारी करंट की वैल्यू आई है उसको आप आसानी से यहाँ पुट कर सकते हो और ऐड कर सकते हो, सो आपकी करंट की फाइनली वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग बताना है। सो दिस लॉ स्टेट्स दैट हीट प्रोड्यूस्ड इन अ रेजिस्टर इज, किसी भी रेजिस्टर में जो हीट प्रोड्यूस होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट फॉर अ गिवन रेजिस्टेंस, यानी कि करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसी भी पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के लिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के लिए एक गिवन करंट पे। ठीक है, अगर रेजिस्टेंस कांस्टेंट है तो आप ये लिख दो, करंट कांस्टेंट है तो आप ये लिख दो। ठीक है, यानी कि कहीं ना कहीं डिपेंड दोनों पे करता है। एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम फॉर विच द करंट फ्लोज थ्रू दी सर्किट, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर एंड डायरेक्टली आई स्क्वायर एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। ठीक है, यहाँ हमने फॉर्मूला भी मेंशन कर दिया वी आई टी। वी आई टी का और कैसे लिख सकते हो, V इज इक्वल्स टू आई आर इंटू आई इंटू टी, यानी कि पावर इंटू टाइम लिख सकते हो, बिकॉज इट इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर इंटू टी। आई स्क्वायर आर इंटू टी कैसे, देखो ये 2 आई आ गए ना, तो आई स्क्वायर एक आर आ गया, एक आर, एक टी आ गया, एक टी, और पावर के फॉर्मूले में कितना था आई स्क्वायर आर था, है ना, इंटू में टी भी ऐड कर दिया तो बन गया हमारा हीट का फॉर्मूला। सिंपल, और ये बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल था, ये आपको टाइम वगैरह दे रखा था और वोल्टेज गिवन थी, रेजिस्टेंस गिवन थी, हाई हीट डिसिपेटेड निकालनी थी। सो सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे वी स्क्वायर अपॉन आर टी का। वी स्क्वायर हमें पता ही है, आर भी पता ही है और टी भी पता है, जस्ट वैल्यू पुट करो और आंसर मिल जाएगा। सिंपल। Now the next question is, name the group of organisms which form in the first trophic level of all food chains. Why are they called so? सिंपल, आपको बताना है फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल जो है हर एक फूड चेन का कौन से एनिमल्स बनाते हैं। बहुत ही सिंपल है, मैंने आपको ट्रिक भी दे रखी है, अभी देखेंगे इसका आंसर। Why are the human beings most adversely affected by biomagnification? बहुत ही अच्छे से मैंने आपको इस चीज़ को डिफाइन करा था क्लास में कि किस तरीके से ह्यूमन बींग्स को सबसे ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है बायोमैग्निफिकेशन। और एक इल इफेक्ट यानी कि एक दुष्प्रभाव बताना है आपको, डीकम्पोजर्स की एब्सेंस हो जाएगी अगर नेचुरल इकोसिस्टम पे, नेचुरल इकोसिस्टम से अगर डीकम्पोजर्स चले गए। सो इकोसिस्टम जो हमारा नेचुरल है उस पर क्या इल इफेक्ट पड़ेगा वो आपको बताना है। ठीक है, सो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे हमेशा कौन रहते हैं, प्रोड्यूसर, क्योंकि वो है मैन्युफैक्चरर ऑफ फूड, वही अपना फूड बनाते हैं फोटोसिंथेसिस से। ठीक है, इस तरीके से आपके ट्रॉफिक लेवल्स रहते हैं। सो फर्स्ट लेवल पे हमेशा रहेंगे प्रोड्यूसर्स।
ठीक है, अब यहाँ आपको बताना था नेक्स्ट पार्ट में कि ह्यूमन बींग्स ही एडवर्सली अफेक्टेड क्यों है बायोमैग्निफिकेशन से। सो बायोमैग्निफिकेशन क्या है वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करो, फिर ह्यूमन बींग्स क्यों हो रहे हैं वो भी एक्सप्लेन करो, ठीक है। सो जब नॉन डिग्रेडेबल हार्मफुल केमिकल्स हैं जैसे कि पेस्टिसाइड है, डीडीटी है, ये सभी फूड चेन में एंटर कर जाते हैं, सो दे गेट प्रोग्रेसिवली एक्यूमुलेटेड एट ईच ट्रॉफिक लेवल। जैसे ही, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, इनका यूज़ कर रहे हैं। सो मान लो एक वाटर बॉडी में गए, वाटर बॉडी में बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स थे, उन्होंने एज अ फूड चेन उनको एंट्री दिला दी फूड चेन में। सो फिर क्या करेंगे, धीरे धीरे एक्यूमुलेट होते जाएंगे हर एक ट्रॉफिक बढ़ते हुए लेवल पे। ह्यूमन बींग्स हमें पता है टॉप लेवल पर आते हैं फूड चेन के, इसीलिए जो मैक्सिमम कंसंट्रेशन है इन केमिकल्स की ह्यूमंस की ही बॉडी में जाकर एक्यूमुलेट हो जाती है, यानी कि इकट्ठी हो जाती है ह्यूमन बींग्स की ही बॉडी में। ओके, इल इफेक्ट्स बताने हैं डिकम्पोजर्स की एब्सेंस के। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कि अर्थ जो है पूरी डेड बॉडी से, फॉल स्मेल से, डेड एंड डीके मैटर से कवर हो जाएगी, क्योंकि भाई डिकम्पोजर्स ही ऐसे हैं जो इनकी सफाई करेंगे। वो आप तो हो नहीं जाके कि उनकी सफाई कर दोगे, नहीं कर सकते ना, उनको तो वो तो एज अ फूड उनको यूज़ करते हैं। रिसाइकलिंग ऑफ मिनरल्स विल नॉट टेक प्लेस बिकॉज व्हाट दे डू कि भाई उनको ईट कर लिया, फिर उनके अंदर के जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स उनको सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में भेज देते हैं अपने नेचर में। सॉइल की रिप्लेनिशमेंट नहीं हो पाएगी, इकोसिस्टम भी डिसरप्ट हो जाएगा। सिंपल समझ आया, ठीक है। बेसिक सेंस के क्वेश्चन है, अगर आपने पहले नहीं देखे इस टाइप के क्वेश्चन फिर भी आप इनको अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। अब आपका सेक्शन सी स्टार्ट हो गया है, ठीक है। सेक्शन सी में क्या है, केस बेस्ड क्वेश्चन है, दो आपके बस ये लास्ट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन पेपर के, केस बेस्ड क्वेश्चन है। ओके, सो द मैकेनिज्म बाय विच द सेक्स ऑफ एन इंडिविजुअल इज डिटरमाइंड इज कॉल्ड सेक्स डिटर्मिनेशन। उस मैकेनिज्म से जहाँ से हम किसी इंडिविजुअल का सेक्स डिटरमाइन कर सके उसको कहेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन। ह्यूमन बींग्स में जो किसी न्यू बॉर्न का सेक्स है वो जेनेटिकली डिटरमाइन होता है, लेकिन हमेशा हर एक ऑर्गेनिज्म में ऐसा नहीं होता, किसी किसी पे तो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है कि वो पर्टिकुलर जो इंडिविजुअल है वो फीमेल होगा या मेल होगा, मेल होगा या फीमेल। ह्यूमंस में 46 होते हैं, यानी कि 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसमें से कि 44 क्रोमोसोम्स यानी कि 22 पेयर जो है क्रोमोसोम की वो तो सिंपल बॉडी कैरेक्टर्स को मेंटेन करते हैं, लेकिन जो एक पेयर है क्रोमोसोम का उसको हम कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम, क्योंकि वो इंडिविजुअल का सेक्स मेंटेन करता है कि वो सेक्स फीमेल में होंगे या मेल में होंगे। अगर वो एक एक्स एक वाई है यानी कि वो मेल होगा, दोनों एक्स है तो फीमेल, एक्स और वाई क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। फर्टिलाइजेशन के टाइम पे डिपेंड्स अपॉन द मेल गैमेट के किस टाइप का जो है मेल गैमेट हो रहा है फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज, और वही हमारा डिसाइड करेगा सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल। क्वेश्चन इज व्हाई इज अ पेयर ऑफ 6 क्रोमोसोम इन ह्यूमन बींग्स कॉल्ड अ मिसमैच्ड पेयर इन टर्म्स ऑफ टाइप एंड साइज, ठीक है। नेक्स्ट इज आउट ऑफ मेल और फीमेल विच ऑफ देम हैज अ परफेक्ट पेयर ऑफ 6 क्रोमोसोम। In case of a perfect pair, will the gamete produce be of the same kind or a different kind? यानी कि ह्यूमन बींग्स में से पूछा है कि जो परफेक्ट पेयरिंग है वो किसके केस में हो रखी है, ठीक है। अब मिसमैच्ड पेयर देखो यहाँ पर क्या है, अलग अलग है, एक एक्स है एक वाई है, इसीलिए मिसमैच्ड पेयर कह दिया। और वाई का नाम वाई इसीलिए क्योंकि ये देखो कुछ इनकम्प्लीट सा लगता है, इसीलिए थोड़ा साइज पे भी डिपेंड करती है चीज़ें। वाई जो है वो एक्स से छोटा होता है, दैट इज़ वाई। ओके, सेकेंड पार्ट से क्या है कि वो पूछा था कि परफेक्ट जो पेयर है वो किसका है, सो वो होता है एक्स एक्स, यही परफेक्ट पेयर होगा, दैट इज़ ऑफ फीमेल, फीमेल्स का। और यहाँ पर जो गैमीट्स प्रोड्यूस होंगे, नॉर्मल सी बात है कि एक्स होगा कि एक्स, यानी कि दोनों ही एक्स है, यानी कि सेम काइंड के गैमीट्स प्रोड्यूस होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से ऐसे एनिमल्स हैं जो कि जिनके टेम्परेचर जेनेटिकली डिटरमाइन नहीं होता, सो वो है रेप्टाइल्स और स्नेल्स। किस तरीके से होता है वो भी देख लेते हैं। रेप्टाइल्स में जो टेम्परेचर है एट विच फर्टिलाइज्ड एग्स आर केप्ट डिटरमाइंस वेदर द एनिमल डेवलपिंग इन द एग वुड बी मेल और अ फीमेल। अब उस एग को अगर आपने किस टेम्परेचर में रखा है, टेम्परेचर सराउंडिंग का डिटरमाइन करेगा कि वो इंडिविजुअल जो एग से हैच होने वाला है दैट विल बी अ मेल और अ फीमेल। स्नेल्स में जो है वो अपना सेक्स चेंज भी कर सकते हैं अपनी लाइफ टाइम में,
ठीक है। सो स्नेल्स में ऐसा केस होता है जो कि अपना सेक्स चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और पार्ट क्या है वो भी देख लो। विद द हेल्प ऑफ अ फ्लो चार्ट ओनली शो हाउ सेक्स इज जेनेटिकली डिटरमाइंड इन ह्यूमन बींग्स, यानी कि लैबोरेट नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ फ्लो चार्ट से समझाओ कि ह्यूमन बींग्स में किस तरीके से सेक्स डिटरमाइन होता है। ओके बहुत सिंपल है, यस कर दोगे। ओके सो आप रख सकते हो पहले मेल्स का, मेल्स और देन फीमेल, फिर मेल्स में हमें पता है एक्स वाई, फीमेल्स में हमें पता है एक्स एक्स, एक्स और वाई हो जाएगा, एक्स और एक्स हो जाएंगे गैमीट्स, ठीक है। अगर एक्स और एक्स फ्यूज होंगे सो अगैन एक्स एक्स यानी कि फीमेल, एक्स और वाई फ्यूज होंगे सो अगैन आ मेल। सो इस तरीके से आप फ्लो चार्ट के थ्रू डिटरमाइन कर सकते हो, समझा सकते हो। So the next and last question is, a student fixes a sheet of white paper on drawing board using some adhesive materials. स्टूडेंट ने क्या किया कि वाइट पेपर की जो शीट है उसको ड्राइंग बोर्ड पे स्टिक कर दिया। शी प्लेसेस अ बार मैग्नेट इन द सेंटर ऑफ इट एंड स्प्रिंकल सम आयरन फिलिंग्स, यानी कि बार मैग्नेट इस तरीके से रखा और बहुत सारी कुछ जो आपकी आयरन फिलिंग्स है उनको स्प्रिंकल कर दिया यूनिफॉर्मली, यानी कि जितना यहाँ है उतने ही यहाँ इस तरीके से वो प्रेजेंट है बार मैग्नेट के अराउंड, एंड यूजिंग अ सॉल्ट स्प्रिंकलर। ऑल राइट, on tapping the board gently she observed that the iron fillings have arranged themselves in a particular pattern. उसने देखा कि जो आयरन फिलिंग्स है उन्होंने तो अपने आप को एक पर्टिकुलर पैटर्न में अरेंज कर लिया। अब आप इसको शो करने के लिए कि कैसे उन्होंने अरेंज करा आप बनाओगे डायग्राम, ठीक है। यही है फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड है ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऑफ अ बार मैग्नेट शोइंग द पोल्स ऑफ द बार मैग्नेट एज वेल एज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। बहुत सिंपल है, एक नॉर्थ बना दो एक साउथ बना दो, फिर आपको क्या है इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स शो करनी है। थर्ड में आपके पार्ट्स हैं, हाउ इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट डिटरमाइंड यूजिंग द फील्ड लाइन्स। किसी भी पॉइंट पे अगर मुझे डायरेक्शन बतानी है मैग्नेटिक फील्ड की, सो लाइन्स को देख के मैं कैसे बताऊंगी। Why do two magnetic field lines not cross each other, यानी कि जो इंटरसेक्ट नहीं होती तो वो क्यों नहीं होती। और करके आपका जो पार्ट है, how are the magnetic field lines of a bar magnet drawn using a small compass needle, ठीक है, जो हमने डायरेक्टली बनाई थी ना नॉर्थ और साउथ में इस तरीके से। सो हम स्मॉल कंपास नीडल की हेल्प से कैसे कर सकते हैं, और आपको क्या है एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन दिखानी है ईच ऑन बोथ साइड्स ऑफ मैग्नेट। ओके सो फर्स्ट पार्ट में तो आपको सिंपली पैटर्न बताना था किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स अरेंज होंगी, सो वो आप इस तरीके से शो कर सकते हो। सेकेंड में आपको डायरेक्शन बतानी है, सो डायरेक्शन का हमें बहुत ही अच्छे से पता है कि मैग्नेट्स के अंदर जो डायरेक्शन है वो कैसे होती है, नॉर्थ से साउथ मैग्नेट के बाहर, और मैग्नेट के अंदर डायरेक्शन होगी फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, ठीक है। दिस इज साउथ, दिस इज नॉर्थ, मैग्नेट के अंदर होगी इस तरीके से साउथ से नॉर्थ, और मैग्नेट के बाहर होगी नॉर्थ से साउथ, जैसा आप यहाँ देख सकते हो, ठीक है। और फिर आपको बताना है कंपास नीडल से हम कैसे मेंटेन करेंगे, कैसे देख पाएंगे। So by placing a compass needle on magnetic field lines, direction of north pole will give direction of magnetic field. So जो north pole की direction है किसी भी कंपास में, जो भी north pole की direction होगी वही बताएगी कि magnetic field lines की direction क्या है। फिर आपसे ये भी तो पूछा था ना कि वो इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती, किस तरीके से हम बता सकते हैं डायरेक्शन। अगर वो इंटरसेक्ट करेंगी यानी कि उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे जो कंपास निडल है दैट विल पॉइंट इन टू डायरेक्शन, है ना, क्योंकि हमें पता है कि कंपास निडल पॉइंट करेगी टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ, जहाँ डायरेक्शन होगी नॉर्थ पोल की, जो कंपास निडल की वो बताएगी मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि अगर वो इंटरसेक्ट करेंगे तो टेंजेंट दो बनेंगे, यानी कि दो जगह शो करेगी, विच इज़ नॉट पॉसिबल, है ना, प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं है। सो यही पॉइंट आप मेंशन करोगे। अगर इनकेस वो क्रॉस या इंटरसेक्ट होती है यानी कि वो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, देयर विल बी डायरेक्शन ऑफ टू रिजल्टेंट फील्ड विच इज़ नॉट पॉसिबल, अगेन इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है। ओके और लास्टली आपसे पूछा गया था कि हम
किसी भी मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, स्मॉल कंपास नीडल से। ठीक है, आपको एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन शो करनी थी एक मैग्नेट के दोनों साइड्स में। ठीक है, सो वो भी हम यहाँ आसानी से कर सकते हैं। आप इसको एक्सप्लेन कर देना कैसे। कुछ छोटा सा बार मैग्नेट लोगे, प्लेस इट इन द सेंटर ऑफ ड्राइंग शीट फिक्स्ड ऑन अ ड्राइंग बोर्ड एंड मार्क इट्स बाउंड्री। ठीक है, इस तरीके से आप रख देना और उसकी बाउंड्री को भी मार्क कर लेना। ठीक है, फिर वहाँ पर आप क्या करना है, एक स्मॉल कॉम्पस नीडल को रख दोगे नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट के पास एंड साउथ पोल ऑफ द कंपस नीडल पॉइंट्स टुवर्ड्स द नॉर्थ पोल। यानी कि जो आपने कंपस नीडल ली है, प्लेस अ कंपस नीडल नियर द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट, मैग्नेट के नॉर्थ पोल के पास रखो। साउथ पोल ऑफ द कंपस नीडल पॉइंट्स टुवर्ड्स द नॉर्थ पोल, है ना। सो हमें पता है कि जो साउथ पोल है और नॉर्थ पोल है वो अट्रैक्ट होते हैं। सो जो साउथ पोल है वो नॉर्थ पोल की तरफ फेस करेगा। मार्क द पोजिशंस ऑफ टू एंड्स ऑफ द निडल। नाउ मूव द निडल टू अ न्यू पोजिशन सच दैट द साउथ पोल ऑफ द निडल ऑक्यूपाइज द पोजिशन प्रीवियसली ऑक्यूपाइड बाय द नॉर्थ पोल and again mark the new position of the north pole. In this way, proceed step by step till you reach the south pole of the magnet. Join the points marked to get a field line. Similarly, draw one more field line on other side of the magnet. यानी कि आपको क्या करना है, पूरा उसी को एलैबोरेट करा है जहाँ से हमने समझा है कि किस तरीके से हम डायरेक्शन निकाल सकते हैं कंपास को यूज़ करके। ठीक है, बहुत सिंपल है। क्या करोगे कि आप एंड ऑफ द निडल, मतलब कि आपने स्मॉल कंपास निडल को रख दिया मैग्नेट के नॉर्थ पोल के साथ। सो नॉर्थ और साउथ में अट्रैक्शन होता है, सो साउथ पोल आ जाएगा नॉर्थ पोल मैग्नेट वाले की तरफ। अब उस जो एंड है आपकी निडल का उसको मार्क कर दोगे। नाउ आपको क्या करना है, निडल को मूव कराना है नई पोजीशन में इस तरीके से कि जो साउथ पोल है निडल का अब वो ऑक्यूपाई करे जो पहले नॉर्थ पोल ने पोजीशन ऑक्यूपाई कर रखी थी, और फिर से मार्क कर दोगे नई पोजीशन जो आपके नॉर्थ पोल की आई। ठीक है, इसी तरीके से आप प्रोसीड करोगे। सो स्टेप बाय स्टेप आपको पूरी ही डायरेक्शन पता लग जाएगी और फिर आप इसको डायरेक्टली मेंशन कर सकते हो कि नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड जाएंगी। ठीक है, और इसी तरीके से साउथ से मैग्नेटिक फील्ड्स नॉर्थ की तरफ आएंगी। ठीक है, सो इसी तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी एक्सप्लेन कर सकते हो। सो विद दिस हमारा जो क्वेश्चन पेपर था वो होता है कंप्लीट एंड इसी के साथ ये हमारे 15 क्वेश्चंस भी बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस हो गए। सो आई होप आप सभी को समझ आ गया कि किस टाइप का लेवल था इन क्वेश्चंस का। ऑलराइट, अब यहाँ आप देख सकते हो कि डायग्राम बेस्ड, फ्लो चार्ट बेस्ड भी बहुत सारे क्वेश्चंस थे और न्यूमेरिकल्स तो आपके आएंगे ही। ठीक है, और आपके जितने भी पार्ट्स, ऑर्गन्स वगैरह आपको दे रखे हैं उन सभी के आपको फंक्शंस पता होने चाहिए। आइदर दे विल गिव यू द फंक्शन ऑफ द पार्ट और दे विल आस्क यू द फंक्शन ऑफ द गिवन पार्ट। कुछ भी कर सकते हैं, या तो पार्ट का फंक्शन दे देंगे या फिर आपको पार्ट का नाम दे देंगे, आपको फंक्शन बताना होगा। ठीक है, सो विद दिस आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। नाउ अब हम मिलेंगे नेक्स्ट सैम्पल पेपर या फिर प्रीवियस ईयर पेपर के साथ। Thank you so much.